नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शिक्षा नीति जिसको लेकर सालों से आवाजें उठती आ रही हैं और ये कहा जा रहा था कि हम बहुत पुराने ढांचे पर चल रहे हैं, जबकि सब कुछ बदल गया है। 21वीं सेंचुरी चल रही है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही पुराना है। 1985 का जो कानून था शिक्षा में, तब से कोई बदलाव नहीं किया गया था। 34 साल के बाद मोदी सरकार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, मोदी सरकार ने जो चेंजेस किए ये जनता भी मांग कर रही थी और ये जरूरी भी था, क्योंकि हम बहुत पुराने ढांचे पर चल रहे थे। 34 साल पुराना वो नीति जो 34 साल पुरानी थी उसी को हम पढ़ रहे थे, और आज जब 21st सेंचुरी है और सब कुछ बदल गया है तो हमें बदलाव की जरूरत थी। यहाँ तक कि लोगों को ये कहना है कि हर 5 साल में इसमें बदलाव लाने चाहिए। आपका क्या कहना है इसको लेकर, और जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है आपको कितना उचित, और क्या कुछ नया है इसमें, क्या क्या बदलाव भी किए गए हैं? देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी था जी। और ये इसलिए ज़रूरी था कि हमारे यहाँ जो हम पढ़ रहे थे स्कूलों में, जो हमने भी अपने बचपन में पढ़ा है, मेरे बचपन में तो मैंने फिर भी कुछ ठीक पढ़ा है कि सामाजिक ज्ञान हमें पढ़ाया जाता था कि आप सुबह उठिए, अपने बड़ों के बुज़ुर्गों के पैर छूजिए, रास्ते में कोई मिलता है तो हाँ, वो सामाजिक ज्ञान मिलता था। लेकिन आज मैं अपने बच्चों की जब किताब देखता हूँ तो उसमें उनको वो सामाजिक ज्ञान गायब है। दूसरी बात, जब हम पढ़े हैं, छोटे छोटे थे, मेरा सन 82 में हाई स्कूल हुआ है। मैं आपको बताऊं कि उसके पहले जो हमने क्लास प्राइमरी में पढ़ी है, हम ड्राइंग बनाते थे, उसके नंबर जुड़ा करते थे, हम गेम खेला करते थे, तो गेम में भी हमें उसका लाभ मिलता था आगे पढ़ाई में, लेकिन नंबर नहीं जुड़ते थे। जो स्पोर्ट्स में बच्चे थे वो पढ़ाई छोड़ करके स्पोर्ट्स में स्पेशल ध्यान लगाना पड़ता है। अगर कोई मतलब रेसर है तो वो अपना प्रैक्टिस करेगा, स्कूल के लिए लड़ेगा, दौड़ेगा, वो पता लगा वो स्टेट लेवल पे खेल के आ गया है। लेकिन अगर उसको देखें तो पढ़ाई उसकी हर्ज होती थी। उल्टा हो गया कि पढ़ाई में बुद्धू रह गया, स्पोर्ट्स में वो निकल गया। दोनों में बैलेंस बना रह पाया वो, उसको कोई उसका स्पोर्ट्स का नंबर मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे जो बुद्धू रह गए या फिर मार्क्स नहीं आए। जो बच्चे खेल में बहुत अच्छे थे वो कहीं स्टेट लेवल तक भी खेल आए, तो भी उसके बावजूद उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता था कि वो पढ़ाई में उनको सपोर्ट सरकार इस शिक्षा नीति से मिल पाता। और इसलिए बहुत सारे बच्चे खेल की तरफ जाते ही नहीं थे, टेक्निकल लाइन में कभी जाते ही नहीं थे। अब आप समझिए कि एक एमए पढ़ा लिखा है, एमए उसने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अगर बात करें कि भाई आप कोई क्या कर सकते हैं, किस योग्य हैं, नौकरी क्या करनी है, तो जी कुछ नहीं आता। एक एमए पढ़ा लिखा, कितने साल उसने शिक्षा में लगाए, लेकिन उसको कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि वो कंप्यूटर चला सके, उसको कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि वो बाइक भी ठीक कर सके, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि अपना बिजनेस चला सके। एमए है साहब हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री से। तो स्किल्ड न होने से बेरोजगारी बढ़ती गई। ये जो हमने शिक्षा पद्धति पढ़ी है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कहलाती थी, क्योंकि वो जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे, वो अंग्रेजों ने ये जिम्मेदारी लॉर्ड मैकाले को दी थी। ये जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये जो था, ये एक शिक्षाविद था। इसने बाकायदा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रमुख को चिट्ठी लिखी भारत से कि अगर आपको भारत में आकर कब्जा करना है स्थायी रूप से, तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ कोई गलत झूठ बोलता ही नहीं। यहाँ इनके संस्कारों में है, ये शिक्षा में है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और यहाँ जो है लोगों के पास उसने लिखा है कि इसमें यहाँ लोगों के पास तो पैसा इतना है, लोग ताले नहीं लगाते घरों में, तो इसलिए इस शिक्षा को बदलना पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा अगर यहाँ पर स्थायी रूप से आपको कब्जा करना है। और इसलिए फिर जिम्मेदारी ये लॉर्ड मैकाले को दी गई, और इसलिए उसने जो जिम्मेदारी ली उसमें पहला काम यही था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बच्चों को ना पढ़ाया जाए, और जो अंग्रेज हैं उनकी जो शिक्षा नीति है उसका गुणगान किया जाए, और ऐसा मन में बिठाया जाए कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया ज्ञान ये अच्छा है और तुम्हें जो अभी तक ज्ञान मिलता रहा वो किसी काम का नहीं है। और आज उसका असर ये हुआ कि आप देखिए कि जो हिंदी की फिल्में बनाते हैं,
जो हिंदी में दिन रात काम करते हैं, पत्रकार भी उसमें हैं, चाहे वो अखबारों में लिखने वाले हैं। आप कभी किसी एक पार्टी में जाइए, और मैं तो बॉलीवुड को देखता हूं, अक्सर देखिए आप, टोटल बॉलीवुड का ये हाल है कि जो हिंदी में ही कमाते हैं, हिंदी का ही खाते हैं, हिंदी मूवी बनाते हैं, वो कभी भी बाइट देंगे ना जब मीडिया को या कहीं पार्टी में, हो हाउ आर यू, हाउ आर, मतलब वो सारी बातें अंग्रेजी में करेंगे। भैया तुम्हें हिंदी बोलने में शर्म आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट कर दिया गया है भारत वालों का कि हिंदी बोलने वाला अनपढ़ और वो बेकार होता है, गंवार होता है, अंग्रेजी बोलने वाला श्रेष्ठ होता है। ये कहाँ लिखा है? लेकिन हमारा माइंडसेट हो गया है। आप देखिए, मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उनसे पढ़ता था, वो आईआईटी में कानपुर से उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टर मधुसूदन गर्ग, जाना माना नाम है। और उनसे जब मैं पढ़ता था तो मैं आईआईटी में एक बार उनसे मिलने गया। उन्होंने बाकायदा ये अभियान चलाया कि वो जिससे भी बात करेंगे आईआईटी में, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो उन छात्रों से हिंदी में बात करते थे। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम मधुसूदन है, आपका नाम क्या है? मतलब उनका लोग मजाक बनाते थे कि ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि वहाँ तो ट्रेंड ही यही था, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम। और वो उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मेरा जो ज्ञान है वो अलग है, उसका हिंदी और इंग्लिश से लेना देना नहीं है। और क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो उन्होंने कहा गणित में आप हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, जहां हमें जरूरी है कि किताबों में पढ़ना लिखना वो जरूरी है। अभियान का असर ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे छात्रों को नेम प्लेट बदलने के लिए बाध्य किया। पेन से लिख करके लोगों की नेम प्लेट बदली तो उन्होंने नाम हिंदी में लिखा, फिर प्रणाम की आदत डाली, और उनको काफी अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और तब हमने देखा है कि आज समाज की भी क्या स्थिति है। अंग्रेजी बोलने वालों को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में, जैसा मैंने कहा, एमए पढ़ गया, उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता, आगे हाथ बांधे खड़ा हो जाता है सरकार के सामने, साहब नौकरी नहीं है। अरे भाई तुम कर क्या सकते हो? कर कुछ नहीं सकते, टीचर बन सकते हैं, बस पढ़ा तो सकते हैं, एमए पढ़े लिखे, तो स्किल्ड नहीं है। और इसीलिए आपको बताऊं कि शिक्षा नीति में बदलाव की बात उठ रही थी। हमसे बाद में आजाद हुआ चाइना, वो हमसे कहीं ज्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत जो हुआ है, उसके पीछे का एक कारण है कि वहां बच्चों को प्राइमरी जब क्लास में कोई जाता है, वहीं से उनको उनके हिसाब से कि किस चीज में रुचि है, उनका स्किल्ड देखा जाता है कि किस में रुचि है, और उसी हिसाब से उनको डेवलप किया जाता है। तो आप देखिए कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, वो देश हमसे चाहे छोटे हैं, लेकिन वो अगर ओलंपिक गेम की बात देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल्ड भारत तो नहीं लाता, वो देश ले आएंगे, क्योंकि बचपन से उनको शिक्षा के साथ साथ जब खेल खिलाया गया है तो वो उसका साइड, मतलब वो उसका पूरक सब्जेक्ट नहीं है, जिसको वैकल्पिक कह देते हैं, वैकल्पिक नहीं है, वो उसका अंग है उसके सब्जेक्टों का। तो यदि 5 सब्जेक्ट हैं उसके, हिंदी, इंग्लिश, गणित और बाकी चीज, तो अगर छठवां खेल है, छठवां उसने ड्राइंग चुना है या उसने संगीत को चुना है, तो वो जो गाना गा रहा है, वो जो डांस कर रहा है या कर रही है, उसके भी नंबर उसके कोर्स में जुड़ते हैं, और इसके कारण से वहां से ज्यादा गोल्ड मेडल लाने वाले लोग निकलते हैं हमारे देश के बनिस्बत। और हमारा देश इसी बात से, बेरोजगारी यहां बढ़ती गई, इसी वजह से हम दूसरे देशों की तरफ देखते रहे टेक्नोलॉजी के लिए भी, जबकि हमारा देश एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। टेक्नोलॉजी में हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वोत्तम था। हमारे देश की टेक्नोलॉजी महाभारत काल में ऐसी थी कि आप देखिए, युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में कोई घटना हो रही है, उसका पूरा विवरण दिल्ली में बैठा हुआ संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है। अभी कुछ 5,000 साल महाभारत काल को हुए हैं जो महाभारत का युद्ध है, ऐसा बताते हैं। लेकिन आप समझिए, आज इतने दिन में हम ऐसे कंगाल जैसे कैसे हो गए? अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। तो मोदी जी की ये जो सोच थी कि शिक्षा नीति में ऐसे मूलभूत परिवर्तन किए जाएं ताकि जब बच्चा स्कूल जाए तो पहले ही दिन से वो जाते जाते 4-5 साल की उम्र तक अगर उसे छोड़ दें प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद उसकी रुचि के अनुसार
उसको वो सब्जेक्ट भी दिया जाए जिसमें उसकी रुचि है। अगर कोई संगीत में जाना चाहता है तो संगीत, खेल में जाना चाहता है तो खेल, वैज्ञानिक बनना चाहता है तो रिसर्च में उसको दिया जाए। और इसमें मूलभूत परिवर्तन जो हुए हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। लॉर्ड मैकाले की बनाई गई सड़ी गली पुरानी व्यवस्था वो अंग्रेजों के जमाने में उस समय लागू थी। उन्होंने अपना एक दिमाग लगाया था भारत में कब्जा करने के लिए। लेकिन एक बात मैं जोड़ते हुए बताता हूं कि देश जब आजाद हुआ 1947 में, तब ये काले गोरे वाले अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज यहां पर रह गए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बना और उन्होंने देश का प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया। ये पूरी साजिश की गई कि किस तरह से इस देश को दोबारा काले अंग्रेजों से गुलाम रखा जाए। तो अंग्रेजों से सीखा, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने यानी कांग्रेस ने ये इस देश को गुलाम बनाने के लिए यहां साजिशें रची, हमारे देश के इतिहास को बदल दिया। हमें केवल मुगल पढ़ाए गए कि मुगल श्रेष्ठ थे, हमें कभी भी राणा प्रताप नहीं पढ़ाए गए, हमें कभी हमारे संत सूरदास रविदास नहीं पढ़ाए गए, हमें संत कालिदास नहीं पढ़ाए गए, जिससे हमारे देश का अध्यात्म वो कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया गया और हमारे देश का इतिहास, हमारे देश के वीर योद्धा वो कभी नहीं पढ़ाए गए। हमें सिखों का इतिहास पढ़ाया गया होता तो आज हमारा भी गर्व सर्व से ऊंचा होता, जब कभी हम किसी सिख को देख रहे होते। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि सिखों के गुरुओं ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी। ये दोष थे हमारी शिक्षा पद्धति में, जिसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। और आज जबकि हम चाइना जैसे देश को पटकनी खिलाने के लिए सारा देश बेचैन है और मोदी जी का एक अभियान है कि हम किस तरह से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है वो मोदी जी कैसे प्राप्त करेंगे। जब ये लोग सोच रहे थे तो मोदी जी उसकी प्लानिंग कर रहे थे। ये जो शिक्षा नीति है इसमें 3 साल की कड़ी मशक्कत हुई है। इसमें शिक्षाविद, इसमें छात्र और इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों की सोच और सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री भी इसमें साथ में शामिल करे गए हैं। उसका निचोड़ ये सब इसमें डाला गया है। आज ये शिक्षा नीति जो बदलाव हुई है, मैं बच्चों के कमेंट सुन रहा था, इस डिबेट के पहले आपका भी कमेंट सुन रहा था, तो आप बोल रही थी कि काश हमारे टाइम में ऐसे बदलाव हुए होते, हमारे समय में भी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होते तो आज हम भी कुछ और होते। ये वास्तव में फीलिंग है, लेकिन चलो अगली पीढ़ी के लिए ही सही, देर आए दुरुस्त आए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।